Hello students. In this part, I will discuss about the theories of evolution. जो पहली थ्योरी इवोल्यूशन की है वो लमार्किज्म लमार्किज्म को प्रपोज किया था जीन बैप्टिस्ट डे लमार्क ने। उन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी फिलोसॉफिक जूलॉजिक, जिसमें लमार्किज्म दिया था। और लमार्किज्म में उन्होंने कहा कि हमारे पास जो इन्वायरमेंट है, दिस इन्वायरमेंट इज चेंजिंग, और इस चेंजिंग इन्वायरमेंट में हमारे पास जब इन्वायरमेंट चेंज होता है तो न्यू नीड अराइजेस, एंड टू फुलफिल न्यू नीड certain organs are used regularly used, due to which that organ becomes efficient, and some organs are disused, due to which that organ is eliminated. यानी इन्वायरमेंट हमारा कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज कर रहा है। और इस चेंजिंग इन्वायरमेंट में जब इन्वायरमेंट चेंज करता है तो हमारी ज़रूरतें भी चेंज होती है, बदल जाती हैं। और बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास किसी एक ऑर्गन को हम ज़्यादा या कम यूज़ कर सकते हैं। जिसका ज़्यादा यूज़ होता है वो ऑर्गन एफिशिएंट हो जाता है, जिसका कम यूज़ होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। अगर हम कहें कि ये बहुत गलत या सही, तो ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि देखो, राइट हैंड से अगर हम काम करते हैं तो राइट हैंड बिकम मोर एफिशिएंट देन लेफ्ट, और लेफ्ट से अगर काम करते हैं तो लेफ्ट हैंड बिकम्स मोर एफिशिएंट देन राइट। ऐसा ही कुछ लमार्क ने कहा। इसको अपने पोस्टुलेट को, इसलिए इस थ्योरी को यूज एंड डिसयूज थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी को एविडेंस देने के लिए उन्होंने एक बेहतरीन एग्जाम्पल दिया हमारे पास जिराफ का। लमार्क ने कहा कि जिराफ के जो एंसेस्टर्स हैं थे वो एंसेस्टर्स पहले गॉट के जैसे छोटे छोटे एनिमल्स थे। यानी अभी जो हमें प्रेजेंट डे जिराफ दिख रहे हैं, लॉन्ग नेक्ड, लॉन्ग फोर लिम्ड जिराफ, इनके एंसेस्टर गॉट के जैसे छोटे थे। जिस वक्त जिराफ ओरिजिनेट हुआ था उस वक्त अर्थ पर डोमिनेट स्पेसिस के रूप में ब्रॉजर्स थे, ग्रेजर्स थे, जिसके कारण जो लैंड वेजिटेशन था वो लैंड वेजिटेशन हमारा सारे इसने जितने ग्रेजर्स या ब्रॉजर्स थे सब ने लैंड वेजिटेशन को कंज्यूम कर लिया, ग्रेज कर लिया, खा लिया, तो लैंड पूरा बैरन हो गया। दिस वाज अ चेंज इन इन्वायरमेंट। यानी पहले लैंड पर बहुत सारा वेजिटेशन था, लेकिन ग्रेजर्स के नंबर के बढ़ जाने के कारण सारे लैंड पर जितने भी वेजिटेशंस थे सारे वेजिटेशंस को उन्होंने कंज्यूम कर लिया, जिसके कारण लैंड बैरन हो गया। तो अब न्यू नीड अराइज हुआ, और वो न्यू नीड क्या था कि अब हमें लैंड पर कुछ मिलना नहीं है, खाना मिलेगा नहीं लैंड पर। खाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमें टॉल ट्रेज ही मिल सकते। तो टॉल ट्रेज तक पहुंचने के लिए न्यू नीड जब ये आई तो कुछ ऑर्गेनिज्म ने वहां तक पहुंचने के लिए कोशिश करनी शुरू की, अपनी हाइट को इंक्रीज करने के लिए फोर लिम्ब को खींचना शुरू किया, नेक को खींचना शुरू किया, जिसके कारण उनके फोर लिम्ब और नेक का लेंथ इंक्रीज कर गया। वो टॉल ट्रीज तक पहुंच पाए और उन्होंने फूड को कंज्यूम किया। जो इस एक्सरसाइज को रेगुलर करते रह गए उनमें ये एफिशिएंसी आ गई, उनका ये डेवलप कर गया, जिसके कारण वो सरवाइव कर गए। और जिन्होंने ये कोशिश ही नहीं करी, जिन्होंने रेगुलर एक्सरसाइज ही नहीं करी, उनका एफिशिएंट नहीं हुआ तो वो एलिमिनेट हो गए। ठीक है, ऐसा लमार्क ने कहा। एग्जाम्पल यही जिराफ का एग्जाम्पल देकर के हमें इसको बताया। फिर एक और एग्जाम्पल इसके सपोर्ट में दिया। स्नेक हमारे पास जो अभी लिम्बलेस स्नेक हम देखते हैं, इनके एंसेस्टर्स पहले लिम्ड थे। यानी लिम्बलेस स्नेक लिम्ड एंसेस्टर से आए, तो जब भी लिम्ड एंसेस्टर स्नेक के थे अर्थ पर, तभी अर्थ वाज डोमिनेटेड बाय श्रबी वेजिटेशंस। यानी अर्थ पर बहुत अधिक झाड़ियां थी, श्रब थे उलझे हुए, उसमें स्नेक का ये सिलेंड्रिकल बॉडी और उसके लेग्स बार बार फंस जाते थे। तो स्नेक ने एक एक्सरसाइज करनी शुरू की कि अपने लिम्स को समेट लिया और ये क्रीप करने लग गए झाड़ियों के बीच बीच के गैप से होकर, जिसके कारण ये क्रीपिंग मोड उनमें डेवलप कर गया। और धीरे धीरे चूंकि लेग्स का यूज ही नहीं किया ये, इसलिए इसके लेग्स क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। ठीक है, तो कुछ एविडेंस दिए जो कि लग रहा था कि सही है, लेकिन फिर बाद में डिस्कार्ड करने के लिए भी हमारे पास कई सारे ऐसे एविडेंस दिए गए। जैसे डिस्कार्ड करने के लिए लोगों ने कहा कि अगर रेगुलर एक्सरसाइज से हम किसी चीज़ को डेवलप करते हैं
तो वो अगले जनरेशन तक कैसे जा सकता है? वैसे एग्जाम्पल देकर समझे अगर, कि रेसलर ने अगर अपने सारे बॉडी के मसल्स को डेवलप किया, पैक्स को डेवलप किया, तो एक रेसलर का बच्चा कभी रेसलर नहीं होता। रेसलर वो तब हो सकता है जब वो भी उतना ही एक्सरसाइज करके अपने मसल्स को डेवलप करे ना। तो जो रेसलर ने अपने समय में डेवलप किया था वो ट्रांसमिट अगले जनरेशन में नहीं हो सकता। अगले जनरेशन में फिर से एक्सरसाइज, तो ये कैसे पॉसिबल है कि जिराफ ने एक जनरेशन में कोशिश करी तो उसके 4 लिम्ब और नेक लंबे हो गए, तो हर जनरेशन उसका वैसा ही हो गया। तो यहाँ पर ये थ्योरी डिस्कार्ड हो गई। सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से डिस्कार्ड इस थ्योरी को किया ऑगस्ट विशमैन ने। ऑगस्ट विशमैन ने एक बहुत फेमस थ्योरी दी थी जिसका नाम था द कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थ्योरी। द कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थ्योरी में ऑगस्ट विशमैन ने एक माइस के टेल को 20 जनरेशन तक कट किया और ये बोला कि अगर टेल है ही नहीं तो माइस के टेल का कोई फंक्शन नहीं है, बर्थ के साथ उसके टेल को कट कर देते तो पूरी जिंदगी उसका टेल तो बिना काम का है। तो कोई भी जनरेशन ऐसा होना चाहिए जब टेललेस माइस पैदा होता, लेकिन 20 जनरेशन तक मल्टीलेटेड करने के बाद भी कोई भी माउस ऐसा नहीं था जिसमें टेल नहीं था। इसका मतलब जो कैरेक्टर हम एक्वायर करते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ स्ट्रगल करते या कुछ करते हुए, वो इनहेरिटेबल नहीं होता, वो सिर्फ उसी जनरेशन तक रह जाता जिस जनरेशन में हमने प्रयास किया था। अगले जनरेशन में वो ट्रांसमिट नहीं होता, इसलिए द थ्योरी ऑफ लमार्क इज डिस्कार्डेड। ये गलत है, ठीक, चलो डिस्कार्ड हो गई। दूसरी थ्योरी आई चार्ल्स डार्विन की। चार्ल्स डार्विन ने जो थ्योरी दिया था उसका, चार्ल्स डार्विन बहुत फेमस साइंटिस्ट कह सकते हैं। इन्होंने ओरिजिन ऑफ लाइफ पर काम किया और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी हमें दिए। वो थ्योरी थी लॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। यहाँ पर डार्विन ने ये कहा कि हमारे पास जो नए स्पेसीज बनते हैं, इस नए स्पेसीज के बनने का कारण हमारे पास कंपटीशन है, यानी हमारा पॉपुलेशन जियोमेट्रिकली इंक्रीज कर रहा है। और इस जियोमेट्रिकली इंक्रीज करने के कारण जब पॉपुलेशन हमारा इंक्रीज कर रहा है तो रिसोर्सेस तो उतने ही है जितने की थे, तो रिसोर्सेस आर लिमिटेड। जब रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है तो क्या होगा, तो उस रिसोर्स को लेने के लिए जो ऑर्गेनिज्म है वो सब आपस में कंपटीशन करेंगे और इस कंपटीशन में जो फिट होगा वो सरवाइव करेगा और जो फिट नहीं होगा वो डिस्कार्ड हो जाएगा। जैसे मान लो नीट एग्जाम होता है, 15 लाख 20 लाख कैंडिडेट एग्जाम लिखते हैं, सिलेक्शन 5000 to 6000 का होता है, रेस्ट आर एलिमिनेटेड। तो किसका सिलेक्शन होगा? जो नीट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रिपरेशन कर रहा है, जितने आर्ट्स चाहिए, जिस तरह का इंटेलिजेंस चाहिए, जिस तरह का स्टडी मटेरियल चाहिए, जिस तरह का गाइडलाइन चाहिए, जिस तरह का मोटिवेशन चाहिए, जिस स्टूडेंट के पास ये सारे कंडीशन है, गुड हेल्थ है, कंसिस्टेंसी है, स्टैमिना है, तो जो ऐसे थ्रू आउट द ईयर पढ़ रहा है वो सिलेक्ट हो रहा है। और जिनके पास कंसिस्टेंसी नहीं है, जिसके पास विल पावर नहीं है, जो कि हेल्थ इश्यूज हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो रहे। तो नेचर ने किसका सिलेक्शन किया? जो चारों तरफ से फिट था, हर तरीके से जो फिट था, नेचर ने उसका सिलेक्शन करना होता है, तो नेचर उसको सिलेक्ट करता है। यानी कंपटीशन हर जगह है और इस कंपटीशन में सफल वही होता है जो कि हर तरह से उसके नीड के, मतलब जो चाहिए कंपटीशन के लिए, उसके जैसे सारे फीचर्स उसमें तो वो फिट होता है और वो नेचुरली सिलेक्ट होता है, नेचर उसको सिलेक्ट करता है। ठीक है, जिराफ वाले एग्जाम्पल में भी हम समझ सकते हैं कि जिराफ ने जो कोशिश करी थी वो कंपटीशन था कि सब कोशिश कर रहे थे टॉल ट्री तक पहुंचने की, जिराफ ने भी कोशिश की टॉल ट्री तक पहुंचने की, उसने सबसे बेहतरीन कोशिश की जिसके कारण उसके वो लंबे हो गए, और जब लंबे हो गए तो नेचर ने उसको सिलेक्ट कर लिया। अब अगले जनरेशन तक, हर जनरेशन तक अभी उस टॉल ट्रीज को खाने वाले एनिमल्स का डोमिनेंस हुआ नहीं था, इसलिए जिराफ को ही खाना मिलता रह गया, जिसके कारण जिराफ हमारा हर जनरेशन में दिखने लग गया। ऐसा डार्विन ने कहा। इस थ्योरी को, इसी मतलब डार्विन के इस थ्योरी को हम लोग कहते हैं, डार्विनिज्म तो कहते ही है, इस थ्योरी को हम लोग लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी भी कहते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी भी कहलाता है। लेकिन बाद में ये थ्योरी भी हमारी डिस्कार्ड हो गई। उसी मुद्दे पर ये डिस्कार्ड हो गई कि ठीक है, हम सर्वाइवल के लिए जो अपने आप में चेंज लाए वो चेंज हमारा बहुत बेहतरीन था,
लेकिन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डज नॉट एक्सप्लेन्स अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। कैसे नए आ गए वो नहीं समझ में आया कि अगला जनरेशन भी कैसे फिट हो गया, अगला जनरेशन भी कैसे एडवांस हो गया, ये क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी नहीं हुआ, जिसके कारण ये थ्योरी भी हमारे डिस्कार्ड हो गई। इसके बाद हमारे पास जो थ्योरी आई, दैट थ्योरी वाज म्यूटेशन थ्योरी। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डे व्राइस। ह्यूगो डे व्राइस ने एक, चूंकि ये मॉडर्न है थ्योरी, 90s के आसपास में ये थ्योरी आई, तब तक जेनेटिक्स में बहुत एडवांसमेंट हो चुका था, इसलिए ये एक्सप्लेन करना थोड़ा आसान हो गया था ह्यूगो डे व्राइस के लिए। इन्होंने ओएनोथेरा लेमार्कियाना इवनिंग प्रिमरोज प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था और वहां पर उन्होंने एक स्पेशल टाइप के फेनोमेनन को देखा था जिसको उन्होंने म्यूटेशन कहा था। म्यूटेशन का मतलब होता है सडन इनहेरिटेबल चेंज विच अकर्स इन क्रोमोसोम ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यू टू सम फैक्टर्स प्रेजेंट इन आवर एनवायरमेंट, दीज फैक्टर्स आर म्यूटेशंस। यानी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप में कभी कभी चेंज आता है और उस चेंज के आने का कारण हमारा एनवायरमेंट में ही कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण वो चेंज आ जाता है। अब अगर चेंज हमारे पास वैसा ही आता है जैसा कि नेचर का तब का डिमांड होता है, तब तो हम फिट हो जाते हैं। और चूंकि ये जेनेटिक चेंज होता है इसलिए हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को भी एक्सप्लेन करते हैं और अराइवल ऑफ द फिटेस्ट को भी एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि अब ये चेंज चूंकि जीन में, इसलिए वो नेक्स्ट जनरेशन तक भी जाएगा, ऐसा ह्यूगो डे व्राइस ने कहा। ठीक है, और ये थ्योरी एक्सेप्टेड भी है क्योंकि म्यूटेशन हो सकता है और कई सारे एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि लॉन्ग लेग्ड शिप से शॉर्ट लेग्ड शिप एक जनरेशन में म्यूटेशन के कारण हमारे पास बन गए, तो ये थ्योरी हमारे पास एक्सेप्टेड हो गई। लेकिन बाद में एक रिकॉन्सिलिएशन थ्योरी हमारे पास प्रपोज करके दी गई, जिसमें कि इस थ्योरी को, जो कि म्यूटेशन थ्योरी है और दूसरा डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन, इन दोनों को कंपाइल करके एक नई थ्योरी हक्सले ने और सारे वर्कर्स ने उसको सपोर्ट किया। राइट ने, ह्यूगो डे व्राइस ने, इनको सबने मिलकर के इसको सपोर्ट किया। दैट थ्योरी वाज सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। क्या कहता है ये थ्योरी? ये कुछ नई नहीं है, इसने सिर्फ इन्हीं दोनों को मिलाकर के एक थ्योरी दी, सिर्फ वेरिएशन के कारण दिए। इसने ह्यूगो डे व्राइस ने वेरिएशन का एक ही कारण दिया था, म्यूटेशन। इस थ्योरी में वेरिएशन के अनेकों कारण बताए गए कि वेरिएशन का एक कारण तो म्यूटेशन है, म्यूटेशन के अलावा भी कुछ कारण है जिसके कारण चेंज आता है जीनोटाइप में, जैसे क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी होता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो भी, तो कई कारणों से जेनेटिक मेकअप में चेंज आता है। और अगर ये चेंज हमारे पास नेचर के चेंज के अकॉर्डिंग होता है तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाता है। और चूंकि चेंज हमारा जेनेटिक मेकअप में हुआ है इसलिए ये चेंज हमारा अगले जनरेशन में भी जाता है और इस तरह से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के साथ साथ अराइवल ऑफ द फिटेस्ट भी होता है। और ये थ्योरी अब तक की मतलब लास्ट थ्योरी है जो कि इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करता है कि कैसे हमारे पास नए नए स्पेसीज आए। तो ऑब्वियस है वेरिएशन आया, चेंज आया, और चूंकि चेंज का कारण हमारे पास एक्वायर्ड नहीं था बल्कि इनहेरिटेबल था, हमारे क्रोमोसोम में चेंज आए थे, तो वो चेंज हमारे पास अगले जनरेशन्स में भी गए और अगले जनरेशन्स में जब गए तो फिर वो हमारे पास फिट ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने लगे, जिसके कारण धीरे धीरे हम लोग क्या हो गए, धीरे धीरे हम लोग सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो गए या लेस एडवांस से मोर एडवांस ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में अर्थ पर इवॉल्व हो गए। ठीक है, तो ये था पूरा हमारे पास थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, ओके।